बिगिन करते हैं आज ये नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम एकदम ध्यान से देख लो, मॉड्यूलो अरिथमेटिक एंड सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस। तो सिंपल अरिथमेटिक फंक्शन जो है वो बाद में आएगा, आज अपन पहले स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलो अरिथमेटिक के साथ। इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो ऐसे सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। द आइडियाज आर वेरी सिंपल एंड वेरी इंट्यूटिव। जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, उन्हीं आइडियाज को मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ नया नहीं बताऊंगा, पुराने आइडियाज को ही मैं एक बार के लिए रिवाइज कराऊँ और उसी से देखेंगे कैसे ये चैप्टर ओवरऑल डेवलप होते हैं। तो देखो, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पता आप लोगों को पहले से, मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, मीनिंग ऑफ ए मॉड। पहले ये समझने का ट्राई करते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो ए मॉड बी का मतलब होता है, थोड़ा लिख के भी दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ए मॉड बी का मतलब होता है कि आप ए को डिविडेंड मानो, बी को डिवाइजर मानो। ठीक है, और ये डिवीजन परफॉर्म करोगे तो कुछ ना कुछ डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसको अपन आर कहेंगे। तो डिवीजन होते समय कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। तो यहाँ पर क्वोशिएंट का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्वोशिएंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। द पॉइंट इज कि ए मॉड बी का मतलब है, ए मॉड बी का आंसर है कि ए को बी से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में लास्ट में निकल के जो रिमाइंडर आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ ए मॉड बी। दिस रिमाइंडर इज द आंसर ऑफ ए मॉड बी। ये वाला बात समझ में आया? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ ओके, सर। हाँ सर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बेटा, ए मॉड बी इज इक्वल टू आर। ए मॉड बी इज इक्वल टू आर। It means it means R is the remainder when A is divided by, it means R is the remainder when E is divided by B। या it means से ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर अपन लगा देते हैं कि here R is the remainder when E is divided by B। तो A mod B का आंसर R होगा। जो R कौन है? R रिमाइंडर है। कब का रिमाइंडर है? वो A को B से डिवाइड करते समय का वो रिमाइंडर है। क्या ये मॉड बी का मीनिंग समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R will be या इस भी लिख सकते हैं, R greater than equal to 0 less than mod B। क्लास 10 तक जब लोग जो भी आप लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर में ऐसा बोला जाता था हम लोग कि डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर, इन दोनों का हम हमेशा पॉजिटिव रखें। लेकिन क्लास 11 में आने के बाद आपका जो डिविडेंड है पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट डिवाइजर भी जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें
कि डिविडेंड और डिवाइजर ये दोनों तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोशेंट का वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में जो फाइनल रिमाइंडर आपका हो, ठीक है, या तो फाइनल रिमाइंडर या रिमाइंडर एट एनी स्टेज ऑफ द डिवीजन, दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। दिस शुड बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये चीज यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, एंड इट शुड बी लेस देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाता था कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो ये लॉजिक तब ठीक है जब डिवाइजर आपका पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आपका डिवाइजर नेगेटिव हो तो उस टाइम पे ये जो आर है इट मस्ट बी पॉजिटिव, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग दिस शुड बी लेस देन द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ द डिवाइजर, ठीक है, उससे 1 यूनिट कम तक ये हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा और विस्तार में लिख देता हूँ। एक तो इस बात को अपन याद रखेंगे कि आर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन मॉड बी, दैट इज आर जो है वो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, डॉट डॉट डॉट, मॉड बी से 1 यूनिट कम तक ले सकता है, मॉड बी -1। ये समझ में आ रहा है सबको, मॉड बी -1 बताइए अगर है। हाँ सर। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही एक आधा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोग से, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। अगर मेरे b का वैल्यू 5 हो तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्लास 10 के नॉलेज के बेसिस पे? 0 to 5. 0, 1, 2, 3. 0 1 2 3 पे रुक गए, 4 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएगा। जाएंगे। 5 नहीं। नहीं. गुड। b अगर 7 हो बेटा तब 0 1 2 3 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 5 6, ओके। b अगर -7 हो तब 0 1 2 3 4 5 6 0 to 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर ये -7 होता भी है ना b का वैल्यू, तो मॉड b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 -1 तक आप ले सकते हो इस रूल के हिसाब से। क्या ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, मैं यहाँ पर रैप अप करता हूँ बेटा, फिर से एक बार कह लेते हैं कि a mod b का क्या मतलब होता है। a mod b का मतलब होता है r, जहाँ पे r कौन है, r इज द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, ठीक है, r इज द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b। एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज 0 से लेके mod b के पहले तक, mod b को वो टच नहीं कर पाएगा, उसके बराबर नहीं हो पाएगा, उससे 1 यूनिट कम से कम उसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ये है आर का परमिसिबल वैल्यूज, ये पॉसिबल वैल्यूज। क्या यहाँ तक सारा बात क्लियर हो? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसके बेसिस पे बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अपन उनको भी लेने का प्रयास करें, ठीक है। देख, सबसे पहले नंबर 1 मेरे से पूछा गया बेटा 18 mod 5, ठीक है, तो क्या करें, 18 को 5 से डिवाइड या 5 को 18 से डिवाइड? 18 को 5 से 18 को 5 से डिवाइड, करेक्ट, ये बात तो आपने सही पकड़ी। चलो अब डिवीजन करके मेरे को बताओ क्या लगा है क्वेश्चन में, 2 या 1? 3 sir. 3 से यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 3, क्या इसको रिमाइंडर मान सकते हैं? हाँ सर। क्यों? because this is lesser in mod आपको दो बार -1 से छोटा है। More than 0 and less than mod b. हाँ, ये वाला बात मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। Sorry. एक तो ये More than 0. उल्टा बोल दिया. ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है, पॉजिटिव है और साथ ही साथ इससे छोटा है, तो ये वाला रिमाइंडर मान सकते हैं। सपोज करो ऐसे ही, मतलब आप लोग बिल्कुल मत लेना, मजाक में पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता, ठीक है ना, तो क्या अपन इसको मान सकते थे 8 को रिमाइंडर? नहीं सर। नहीं सर. क्या इशू हो जाता बताओ? मोर देन mod अब ये 5 से बड़ा होगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डिवीजन का रूल ये बोलता है हम लोग को, दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी लेस देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। तो आई थिंक क्लियर है आइडिया आप लोग को।
ऑल राइट, तो 18 mod 5 का वैल्यू बेटा कितना? 3. 3. बाकी लोग भी बेटा पार्टिसिपेट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आप लोगों को, बस पार्टिसिपेट करते रहो। 3 समझ आया सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, 2 नंबर पे बेटा अपने से पूछा गया है, क्या पूछा गया अपने से? 20 mod 4। मेरे को बताओ किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 20 को 4 से. 20 को 4 से. ठीक है, 20 को 4 से, सही सोचा। बताओ क्या लगाएं? 5. 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0. 0 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, क्या 0 को रिमाइंडर मान सकते हैं? मान सकते. हाँ सर. इसका आंसर 0। ओके, 3 नंबर पे बेटा ये इंटरेस्टिंग, -9 mod 5 नहीं सॉरी 4। तो बताओ क्या करें, किसको किससे डिवाइड करें? -9 divided. -9 को 4. ओके, अब ये इंटरेस्टिंग, ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समझाने का ट्राई कर, थोड़ा सोच। मेरे को क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लगाना है, ठीक है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं, और बाद में तो यहाँ निकलना चाहिए, ये चीज पॉजिटिव भी होना चाहिए और ये 4 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये जो रिमाइंडर आएगा ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और ये 4 से ना छोटा भी होना चाहिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर पहले तो ये बताओ मेरे को कि आई शुड पुट अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर? नेगेटिव नंबर। लेट अस जस्ट फॉर टाइमिंग एक्सप्लोर कि पॉजिटिव नंबर डालने से क्या हो, जस्ट ऐसे ही फालतू एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, सीरियसली मत लेना इसको। मान लो 2 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस, तो ये तो यार हमेशा ऐसा ही होगा ना, -70 इस टाइप का कुछ चला जाएगा, क्या कहते हैं? अच्छा. हाँ. अगर यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव नंबर लेता हूँ तो अल्टीमेटली होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर है, फिर मैं आगे जाके इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 नेगेटिव नंबर जुड़ के तो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, क्या कहते हैं? हाँ. तो ऐसा हाँ तो हर बार मेरा डिवीजन फेल ही होगा ना, ये रिमाइंडर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो डिवीजन तो मेरा काइंड ऑफ फेल हो जा रहा है, क्या कह रहे हैं? हाँ सर. क्या कहते हो बताओ यार सब लोग, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर. तो पॉजिटिव नंबर का कोई चांस है क्या यहाँ लगने का? ये कोई चांस नहीं है। नहीं है सर. नहीं है. चलो नेगेटिव का सोचते हैं। अभी नेगेटिव में जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। -3. नेगेटिव में भी वही लॉजिक है, जैसे पॉजिटिव में अपन सोचते हैं ना, जैसे यहाँ पर 18 के टाइम पे आपने क्या सोचा कि यहाँ कोई ऐसा नंबर हम डालें जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे 18 से जस्ट छोटा जितना भी मतलब 18 के करीब अपन पहुंच सके वैसा लगा दे। वैसे तो लगाने के यहाँ 2 भी लगा सकते थे, लेकिन 2 जो है वो 18 से बहुत पीछे देता, अपने को 10 देता, ठीक है। तो लेकिन अपन ने 2 लगाया नहीं, अपन ने क्या लगाया? अपन ने लगाया 3, सच दैट कि 3 into 5 15 आए, जो 18 के काफी करीब है। वैसे ही इस बार आपको एक ऐसा नेगेटिव नंबर निकालना है या यहाँ पर लगाना है सच दैट कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में -9 से जस्ट छोटा सबसे पास वाला नंबर है, -9 से जस्ट छोटा सबसे पास वाला नंबर है, ठीक है। तो सजेस्ट करो क्या लगा सकते हैं? -3. मैं एक बार ना -2 को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ और पहले मैं वहां एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि वो गलत क्यों, एंड देन वी विल कम। ओके, लेट अस फॉर द टाइम being टेक -2 हियर। इफ आई टेक -2 हियर बेटा, तो -2 into 4 क्या आ जाएगा बताओ जरा? -8. अच्छा, -8 जो है वो -9 से छोटा है या बड़ा है? छोटा. बड़ा. बड़ा है. बड़ा. नेगेटिव साइड में बेटा बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है. बड़ा है। तो क्या -2 का आइडिया सही होगा कि गलत होगा? गलत हो, क्योंकि मेरे को तो -9 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो क्या ये फील आया अच्छे से कि -2 गलत हो गया यहाँ पे? बोलो। हाँ सर. ओके, तो नाउ आई विल गो फॉर -3। -3 में आप देखो कि -3 into 4 विल बी -12। ये दोनों ही चीज कर रहा है अपने कि एक तो -3 into 4 जो है वो मेरे को -9 से छोटा नंबर दे रहा है, और ये ना -9 के सबसे पास,
लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। बाकी नंबर अगर अपन यहाँ पर लगाएंगे, मान लो कि -4 लगाएंगे तो इट विल गिव अस -16, जो -12 के कंपैरिजन में ज्यादा दूर होगा -9 से ऑन द नंबर लाइन। छोटा तो होगा लेकिन ज्यादा दूर होगा, इसलिए -16 नहीं लेंगे। वी विल टेक -12 हियर एंड वी विल पुट -3 इन द क्वेश्चन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। ओके, अब बेटा प्रोसीड। अब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई करोगे तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। और -9 + 12 कितना हो जाएगा बताओ? 3। 3. स्टूडेंट्स बताओ कुछ आ रहा है हाँ, कुछ नहीं आ रहा? ओके, इसका आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बोलो? 3। 3. तो दिस वाज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। आया नहीं आया? आ हाँ गया सर। और चौथा सवाल देखो बेटा, 5 mod 8, ये भी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। नंबर 4, 5 mod 8। पहले तो ये बताओ कि किसको किससे डिवाइड कर? 8 को 5 को 8 5 बनेगा डिविडेंड, 8 बनेगा डिवाइजर। अब बताओ क्या लगा? 0. डेसिमल नहीं लगा सकते क्या? सर 0 लगाने से ठीक आएगा। 0 आंसर ठीक आएगा, करेक्ट। तो पहली बार में आप लोग समझ गए, ठीक है, कि 0 ही लगाना। 0 लगाने से यहाँ पे 0 और यहाँ पर 0. 5, ठीक है। 0 से तो ज्यादा 8. हाँ, इसका आंसर 5 ही आ जाए। तो ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ या नहीं? आ गया। हाँ सर. हाँ सर। बताओ बेटा, क्लियर नॉट क्लियर? सर डेसिमल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा मॉड्यूलो का जो एप्लीकेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप यूं समझो कि इंटीजर्स पे ही लगता है। यहाँ पर ए, बी, आर और ये क्यू, ये लोग सब लोग इंटीजर होना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में हम कहीं पर भी डेसिमल का बात ही नहीं करेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट इंटीजर्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यस सर. क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर. यस सर। इससे रिलेटेड बेटा एक मैं रिमार्क लिखूंगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। आज के बाद में आप लोग जब भी दिखें खट से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। रिमार्क इज इफ द dividend is less than the divisor, then quotient अपन हमेशा लेंगे 0 and remainder will be directly equal to dividend itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रहेगा? बताओ हाँ यार। बाकी लोग भी बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर दिया। ऐसे इसके बेसिस पे एक दो अगर बात मैं पूछना चाहूँ आपसे, सपोज करो कि मैं पूछूं 2 mod 7, क्या होगा इसका आंसर? तो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। 3 mod 11 क्या होगा? 3. एकदम आंख बंद करके सीधा आंसर कह सकते हैं। 2 mod 7 2 होगा, 3 mod 11 3 होगा। ओके, तो ये सब सारा चीज हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये था पॉइंट नंबर 1। तो अपन पढ़ रहे हैं अभी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके अंदर में अपन ने पढ़ा अभी पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस मैंने आप लोग को शो किया, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 को भी ध्यान से समझिए। इफ a mod n is equal to r and b mod n is equal to r, ठीक है। इस स्टेटमेंट का
क्या मतलब है बताओ? रिमाइंडर सेम है। नहीं, इसका 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 जितना मैंने मार्क किया सिर्फ कितने पार्ट का क्या मतलब? A डिवाइडेड बाय n। हाँ, a डिवाइडेड बाई n करने पे रिमाइंडर विल बी r, इसका ये मतलब है। और इसका मतलब क्या है कि b डिवाइडेड बाई n करने पे भी द रिमाइंडर विल बी r। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने कहा अभी? यस सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अगर ऐसा कभी हो कि a mod n इज इक्वल टू आर आई और b mod n इज इक्वल टू भी आर आई, यानी कि a और b दो अलग अलग नंबर हैं, लेकिन दोनों को ही जब आप n से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर उनका सेम आता है। दे बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, लेकिन n से डिवाइड करने पे बोथ गिव्स सेम रिमाइंडर। तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन से, ठीक है, वी कैन से देन वी कैन से, ये टर्मिनोलॉजी है, दैट फील लेना अच्छे से, a is congruent to b modulo n। a is congruent to b modulo n, or b is congruent to a modulo n। मैं इसका थोड़ा फील कराता हूँ आप लोगों को, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। क्लास 9 का एक चैप्टर याद है क्या आप लोगों को, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? हाँ सर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मतलब आप लोगों को समझाया जाता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसमें क्या क्या होगा, उसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होगा, ठीक है? ऐसे ही बोला जाता था, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और जब उन दोनों ट्रायंगल को बेटा एक दूसरे पे ओवरलैप कराएंगे, ठीक है ना, उन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे पे ओवरलैप कराएंगे, मान लो कि मैं दो ट्रायंगल अभी बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, एक्चुअली दो नहीं तीन ट्रायंगल बनाने का ट्राई करता हूँ। एक मान लो कि ये फील लेना अच्छे से, हाँ, एक मान लो कि मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है, और एक में ट्रायंगल और बनाने का ट्राई करता हूँ, ऐसे रैंडमली कुछ भी ऐसा, ठीक है। अभी इसका थोड़ा अपन कलर चेंज कर देते हैं, सेकंड वाले, ओके। तो इसमें ये देखो कि ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये ध्यान है आपको, क्योंकि इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल से सेम होगा और इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड से सेम होगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये वाला तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है इन लोग से, थर्ड वाला क्या? नहीं सर। तो जब बेटा इन दोनों को, जो लोग कॉन्ग्रुएंट हैं, इन लोग को अगर मैं एक दूसरे पे ओवरलैप कराऊं तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोग मिलके एकदम एग्जैक्ट एक ही ट्रायंगल हो जाएगा? देखो अब आपको दो दिखाई दे रहा है कि एक दिखाई दे रहा है? एक दिखाई दे रहा है। तो यही कॉन्ग्रुएंट का सेंस होता है कि वो मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम है, ठीक है। ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो कि सारा साइड्स भी सेम है और सारा का सारा एंगल्स भी सेम है, तो ये लोग दोनों का दोनों जब ओवरलैप कराएंगे तो एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, इसीलिए दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कुछ आपको लग रहा है कि वैसा ही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ए और बी वैसे तो अलग अलग नंबर, ठीक है, लेकिन जब आप ए को एन से डिवाइड करते हो और बी को भी एन से डिवाइड करते हो, उस टाइम पे आपको लग रहा है कि ये डिवीजन के बाद का जो बिहेवियर है ए और बी का, रिमाइंडर देने वाला बिहेवियर, वो सेम है, हाँ सर। ये दोनों हाँ में सर। सेम। तो उस सेंस में हम कहते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, या बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन, ठीक है। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन या बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन। कहने का मतलब है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी व्हेन बोथ ऑफ देम आर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, या फिर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए व्हेन बोथ ऑफ देम आर डिवाइडेड बाय एन।
दोनों वैसे तो अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन जब n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर देने वाला इनका बिहेवियर है वो दोनों का सेम हो, इसीलिए इनको एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि ये लोग कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे से। क्या चीज के रिस्पेक्ट में? मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में, यानी कि n से डिवीजन के रिस्पेक्ट में। क्या कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं उसका फील आया अच्छे से? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अपन ना, जैसे मान लो इसको मैं एक बार के लिए ट्राइंगल 1 कह देता हूँ और यहाँ पर ट्राइंगल 2 कह देता हूँ, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, या ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। दोनों बात का तो एक ही मतलब है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इसीलिए यहाँ पर दो वे में ये लिखा हुआ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n बोलो, या b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट का वो वाला सेंस समझ में आया कि दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम ही है, बस लिखा गया दो अलग अलग तरीके से? यस सर। हाँ सर। बाकी लोग बताओ यार, आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? स्टूडेंट्स कुछ बोलो, यहाँ तक हर एक चीज 100% क्लियर नहीं है? क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ओके ऑलराइट। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो सिंबल्स अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सारे मतलब बहुत सारा सिंबल है, वो सारे सिंबल्स को मैं एक बार मेंशन करूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। इट, इट यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट, इट कैन बी डिनोटेड बाय फील्ड लेना। सबसे जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको जनरली थोड़ा अपन कम ही यूज करेंगे वो ये वाला, ए मॉड n, यानी कि a को जब n से डिवाइड करेंगे वो वाला रिमाइंडर इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, यानी कि b को जब n से डिवाइड करेंगे वो वाला रिमाइंडर। एक नोटेशन ऐसे ये सिंबल यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को कहने के, ठीक है? दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर वे टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग इज, ये भी कर सकते हैं अपन, a कॉन्ग्रुएंट b और ब्रैकेट में यहां लिखेंगे मॉड n, ये भी कर सकते हैं, इसका भी एक ही मतलब है। आप चाहो तो इसको उलट के ऐसे भी लिख सकते हो, b कॉन्ग्रुएंट a मॉड n, ठीक है? पर इन दोनों सिंबल को फर्दर आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, इस सिंबल की जगह पर ये लिखा है कि a माइनस बी, यानी कि b को काइंड ऑफ आप ऐसा समझो कि कॉन्ग्रुएंट सिंबल के लेफ्ट साइड में ले आया गया, और a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट सिर्फ यहाँ पर मॉडुलो n लिखा है ऐसे, और दूसरे वाले को आप चेंज करके चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, b माइनस ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, ऐसे लिखा, ठीक है? तो दीज आर सम सिंबल्स बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट द अबव टू स्टेटमेंट्स। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर समझ। हाँ सर। ओके। अब बेटा पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स है, कुछ रिजल्ट्स है जो अपने को समझना होगा, अपने को याद रखना होगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? रिमार्क्स, रिमार्क समझते हैं एक एक करके। पहला रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट भी, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड n, ठीक है? मतलब अगर ये वैलिड हुआ, कहने का मतलब है इस ब्रैकेट में से अगर कोई भी वैलिड हो, क्योंकि सबका मतलब तो एक ही, तो मैं बार बार सारा सिंबल्स तो नहीं लिखते रहूंगा, मैं किसी एक सिंबल के हेल्प से समझाने का ट्राई करूंगा, बट वट एवर रिजल्ट वी गेट फॉर दिस सिंबल विल बी ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल दीज सिचुएशंस। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके। तो रिमार्क में पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कि अगर a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, देन n will divide a minus b, ठीक है? देन n will divide a minus b, ऐसा कह सकते हैं
और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सेम ही रिजल्ट को एक अलग स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी देन a minus b will be exactly divisible by n। दोनों का एक ही मतलब कि n will divide a minus b या फिर a minus b will be exactly divisible by n। ठीक है, आप लोगों को फील आ रहा है कि मैं बोलने का क्या ट्राई कर रहा हूँ इन दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से? मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा हालांकि इस चीज को, इस रिजल्ट को, बट वैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है? हाँ सर। कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो n होगा वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली कंप्लीट। ठीक है, मतलब a माइनस बी को जब आप n से डिवाइड करने का ट्राई करोगे, a माइनस बी को जब आप n से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो उस टाइम पे रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा? 2 या 4 या 6 या 0? 0 एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब वही 0 आना चाहिए रिमाइंडर का वैल्यू। तो क्या ये स्टेटमेंट का फीलिंग क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा वैसे याद रखना कि इस चैप्टर में बहुत सारा रिजल्ट ऐसा होगा जिसको अपन बिना किसी प्रूफ के सीधा याद रखेंगे। ठीक है, कि बहुत सारी चीज आप लोग इस अपना भी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज नंबर थ्योरी बोल के एक मैथ्स का पार्ट है, उसका पार्ट है ये सब। तो अभी उतना मेच्योरिटी लेवल नहीं है हम लोग के अंदर में कि हम लोग सारे प्रूफ को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए जहां जहां पॉसिबल होगा मैं प्रूफ दिखाने का ट्राई करूंगा, बट जहां कहीं पे नहीं पॉसिबल होगा तो मैं बस रिजल्ट बताऊंगा और आपको वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट का तो प्रूफ दिखाना पॉसिबल है, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम इसको देखेंगे बेटा, इसको देखेंगे तो मन में अपने को एक बात और सोचना चाहिए, हमेशा ये सेंस एक बार अपने दिमाग में रखना आप। ठीक है, वो सेंस क्या मैं बताता हूँ कि इस सिचुएशन में आप यूं समझो, इसका मतलब है कि ए को जब एन से डिवाइड करोगे और बी को जब एन से डिवाइड करोगे, उस दोनों टाइम सेम रिमाइंडर आएगा या अलग अलग रिमाइंडर आएगा? सेम। रिमाइंडर आएगा। ये वाला सेंस एकदम इस पूरे चैप्टर में आप देखना कि बहुत रिपीटेडली यूज होगा। ये वाला सेंस आप एकदम पकड़ के रखना अच्छे से अपने दिमाग में कि whenever we try to write this, it simply means कि when I divide a by n and when I divide b by n, in both those cases I will get same remainder। ये एक ऐसा सेंस है कि जिस पे 90% ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर का डेवलप होता है। ठीक है, तो ये सेंस हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। एक बार और कह देता हूँ, a congruent b modulo n means कि when you try to divide a by n and when you try to divide b by n, in both those divisions you will receive the same remainder। Is it clear? Yes or no? यस। Okay, ऐसे ही जस्ट क्यूरियोसिटी से अगर मैं ऐसा बोलूं कि x congruent y मॉड्यूलो z और मैं पूछूं कि इसका क्या मतलब, तो क्या बोलूं? एक्स भी मॉड जेड से डिवाइड हो रहा है और वाई भी सेम, रिमाइंडर सेम छोड़ रहा कब कब? है। when x is divided by z। When x is divided by z and when y is divided by z, in both those cases we will get different remainder। यही बोल रहे हो ना? सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर। ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। ये याद रखना है बेटा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन देखेंगे रिपीटेडली ये यूज होगा। ऑलराइट, अब इसके प्रूफ पे आ जाए, इसके प्रूफ को थोड़ा सा करने का ट्राई करते हैं। तो प्रूफ इसका कुछ ऐसा है, सिंपल ही है प्रूफ। वैसे प्रूफ ये अगर लिखा हुआ कहीं पे कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन, ठीक है, ये तो गिवन है मेरे को यहाँ पर, गिवन ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन। इसका मीनिंग ही यही है कि जब मैं ए को एन से डिवाइड करूंगा, या फील लेना, मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम से दिखा देता हूँ। जब मैं ए को
n से डिवाइड करूंगा तो कुछ एक क्वोशिएंट आएगा, लेट अस से कि वो q1 है, और सॉल्व कर करके कुछ रिमाइंडर आएगा, लेट अस से कि वो r। और जब मैं b को n से डिवाइड करूंगा तो से कुछ एक क्वोशिएंट आएगा q2 एंड कुछ एक रिमाइंडर आएगा, लेट अस से कि वो रिमाइंडर क्या होगा, ये r जो है इसका, तो इसका जो रिमाइंडर है वो सेम होगा इसके जैसा कि अलग होगा? सेम। सेम होगा तभी तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट बोल पाएंगे। स्टेटमेंट का मतलब ही वही कि रिमाइंडर सेम होना चाहिए। ए को जब n से डिवाइड करो और बी को जब n से डिवाइड करो। अच्छा, क्लास 10 में जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाया जाता है, ये नॉर्मल जो डिवीजन का रूल होता है डिवीजन एल्गोरिथम का, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो रूल अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों सिचुएशन में। आई थिंक बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो उससे बेटा शायद ये लिख पाएंगे क्या कि ए इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q1 प्लस r, और यहाँ पे लिख पाएंगे शायद b इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ q2 प्लस r। क्या कहते हैं, बोलो? हाँ सर। यस सर। ओके, इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा बताओ तो? a minus b इज इक्वल टू क्या? n टाइम्स q1 माइनस q2 n टाइम्स ऑफ q1 माइनस q2 q2 और प्लस क्या? 0। 0। मतलब r माइनस r 0। तो इससे क्या अपन ये सेंस निकालें, देखना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, इससे क्या अपन ये सेंस निकालें कि जब a माइनस b को n से डिवाइड किया तो द क्वोशिएंट वाज q1 माइनस q2 एंड द रिमाइंडर वाज 0। यस मैं एक बार और कहता हूँ बेटा, अगर नहीं सुन पाए तो ठीक है, थोड़ा फोकस करो आप लोग, लेकिन मेरे को हाँ या ना में जवाब देना, समझ आया कि नहीं? ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि a माइनस बी को जब n से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया q1 माइनस q2 और रिमाइंडर आया 0? यस और नो? यस यस सर। यस। तो a माइनस बी को n से डिवाइड करते समय अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या मैं बोलूं कि n इज कंप्लीटली डिवाइडिंग a माइनस बी, ये a माइनस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय n? बोलो। also So therefore n divides a minus b। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जो दूसरा स्टेटमेंट था उसके हिसाब से a माइनस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय n। क्या ये दोनों स्टेटमेंट 100% क्लियर है? यस नो? बोलो बेटा। Yes, sir. यस। तो इसमें थोड़ा सा और ऐड भी कर देता हूँ। इफ a congruent b मॉडुलो n, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आप लोग को। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट वाले में भी मैं ऐड कर देता हूँ, इफ a congruent b मॉडुलो n। कभी भी अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि n विल डिवाइड a माइनस बी कंप्लीट। ठीक है, और कभी भी अगर ये लिखा हुआ तो इट मींस कि a माइनस बी विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय n, यानी कि a माइनस बी को जब n से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0। एक बार और बताओ बेटा, यहाँ तक हर एक चीज क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, इसी रिमार्क को जो अपन ने अभी पढ़ा, इसी को एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि इफ, ध्यान से सोचो, इफ a congruent b मॉडुलो n, अगर ऐसा है देन a माइनस b का जो वैल्यू है that can be taken as n times of some integer k, ठीक है, where k is any integer, where k is any बोलो या सम बोलो, बात एक ही, सम इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ, आप यूं समझ सकते हो कि a माइनस बी को जब आप n से डिवाइड किए तो k आपका क्वोशिएंट बन गया और रिमाइंडर आपके 0 बन गया। यही मतलब है ना इसका? बताओ एक बार हाँ या ना? यस सर।
मतलब अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n कहीं पर भी लिखा हुआ है तो मैं इमीडिएटली a माइनस बी का वैल्यू n टाइम्स ऑफ k ले सकता हूँ, जहां पर k कोई ना कोई इंटीजर होगा। n कौन है? n ये वाला n है, मॉड्यूलो वाला n है, ठीक है। a कौन है? ये वाला a है। b कौन है? b ये वाला b। खाली k एक नया चीज यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हुआ या मैं एक बार और बोलूँ? बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। मैं फिर भी बेटा, नया चैप्टर है, थोड़ा अलग सा चीज है, तो मैं एक बार और कहना चाहूंगा, ठीक है। कि अपन जानते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन हुआ तो इसका मतलब है कि एन विल कंप्लीटली डिवाइड ए माइनस बी, ऐसा अपन ने ऊपर प्रूफ करा, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो अपन एन टाइम्स ऑफ सम इंटीजर ले सकते हैं। सेंस इसका ये है, मीनिंग इसका ये है कि ए माइनस बी को जब आप एन से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो के आपका कोशेंट होगा और रिमाइंडर होगा आपका जीरो, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर तो कुछ आना नहीं चाहिए। इसीलिए अपन ए माइनस बी का वैल्यू एन टाइम्स ऑफ कोई इंटीजर की ले सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? 100%? यस, नो? कुछ जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट बेटा, ये ऐसे बेकार पॉइंट है, इससे कोई खास काम नहीं, बस ऐसे ही बार लिख रहा हूँ। Sir. बोलो बेटा। ओके, थर्ड पॉइंट पे बेटा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। थर्ड पॉइंट पे, इफ n does not divide a minus b, अगर n a minus b को डिवाइड नहीं करता है then a is called incongruent to b modulo n, ठीक है। दैट इज, जैसे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n होने से तो हम लोग ऐसे लिखते थे, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n, ठीक है। तो एक बीच में यहाँ पर लाइन खींच दो ऐसे, तो a इज इनकॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो। कब? जब n a माइनस b को डिवाइड नहीं करेगा। अगर डिवाइड करेगा तब तो a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n, और नहीं करेगा तो a इनकॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर n a माइनस बी को डिवाइड नहीं करेगा उस टाइम पे a इनकॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ a इज इनकॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n तो उस टाइम पे n विल नॉट डिवाइड a माइनस बी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। आया समझ बात? नहीं आया समझ? यस आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। तो ये हो गया अपना सारा सम इम्पोर्टेंट सेम पॉइंट्स। कैन बी सेड फॉर बी एज वेल, नो? क्या बोल रहे हो? तो जैसे हम लोग ए के लिए बोल रहे हैं वैसे बी के लिए भी बोल सकते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, b इनकॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n भी बोल सकते हो, करेक्ट, ठीक है। यस। तो मैं कह रहा था कि अपन ने दो पॉइंट डिस्कस करा। पहले पॉइंट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिखाया, दूसरे पॉइंट से रिलेटेड मैंने एक दो रिमार्क बताया। ये सारा रिमार्क एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप याद रखोगे। प्रॉपर्टीज में मेजरली हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे किसी का भी इन जनरल, ठीक है। हम लोग बस इन प्रॉपर्टीज को याद रखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। अब देखना, इन प्रॉपर्टीज को अपन एक साथ एनलिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग जो है बेटा वो है जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज।
इसमें ज्यादातर चीज वही है जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, बट एक बार और एनलिस्ट करेंगे एज अ प्रॉपर्टी, ताकि सवाल करते समय एकदम दिमाग में एक बार स्ट्राइक करके क्या यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं जनरल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बताऊंगा वो होगा ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन will imply A is equal to B plus NK, ठीक है, for some integer K, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार सा बात है, तो ऊपर अपन पढ़ के आए हैं वही वाला बात है, ठीक है। वैसे तो सबका प्रूफ नहीं करेंगे, जिसका जिसका इजी होगा, छोटा होगा, मैं वो सब दिखा देता हूँ। प्रूफ A कॉन्ग्रुएंट B mod n, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि A माइनस बी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ k। अभी भी ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग, रिमार्क बोलो हाँ या ना। हाँ और b को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b प्लस n की, वेयर k इज सम इंटीजर, ये फॉर सम इंटीजर k। आ रहा है फील, नहीं आ रहा है फील, बताओ एक बार। हाँ सर। और इसमें और इस पर ओके, तो आई थिंक कि क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर पे चलते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट भी मतलब क्या है कि वही डेफिनेशन बेस्ड ही है, ठीक है, जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड n, ठीक है। दिस मीन्स, इसका एक मीनिंग है, एक परसेप्शन है, ठीक है, कि ए एंड बी will leave the same remainder when divided by n। इसको तो आई डोंट थिंक कि समझाने की कोई जरूरत है, और अच्छे से ट्रायंगल लेके सब समझा दिया मैंने इसको, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला जो सेंस है ना इसका, कि इसका क्या मीनिंग है, इसको बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपन याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस करते समय बहुत काम आएगा, बहुत बार काम। ओके, थर्ड वाले पे चलते हैं कि एन इंटीजर is congruent to its remainder, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, अभी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ के ना समझ में आए, ठीक है, बट लेकिन थोड़ा फील करो। सपोज करो कि कोई एक नंबर ए, उसको मैं n से डिवाइड करता हूँ, किसी का नंबर n से डिवाइड करता हूँ, तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, ठीक है। कोशेंट क्या आएगा मुझे इतना मतलब नहीं है, और कुछ ना कुछ ऑब्वियसली रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर से अपने को मतलब है, तो रिमाइंडर आर हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, आर का प्रॉपर्टीज बता सकते हो मेरे को कि आर कैसा नंबर होगा? जीरो या एक तो जीरो या पॉजिटिव, मतलब ठीक है, 0 या उससे बड़ा यानी कि पॉजिटिव, और n से पक्का छोटा, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब मैं बड़ा अजीब सा सवाल पूछूंगा बेटा, थोड़ा सोच के आंसर करना। हाँ, अगर मैं r को ही n से डिवाइड करने का ट्राई करूं, ठीक है, जब क्या होगा, जब रिमाइंडर क्या है? आर। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर डिविडेंड खुद डिवाइजर से छोटा होता है तो डिविडेंड जो रहता है वही रिमाइंडर बन जाता है। ये फील आ रहा है सबको? और इस टाइम पे कोशेंट क्या होता है? 0। जीरो। अब आप फील करो, अच्छे से फील करो, ठीक है।
कि a को n से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आया? R. r। और r को भी n से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आया? R. R. तो इन अ सेंस कैन वी से कि r और a will be congruent to each other Yes. हाँ because सर both are giving same remainder when divided by n, so they are congruent to each other modulo n। सही बोल रहा हूँ? yes or no? यस Yes, सर sir. बच्चों फील आ रहा है अच्छे से? नहीं आ रहा है? बताओ थोड़ा सा। R है sir. R है तो इसके चक्कर में अपन शायद ये कह सकते हैं कि a congruent to its remainder with respect to modulo n। बोलो तो आया समझ? नहीं आया समझ? आगे sir. तो अब मैं यहाँ पर एक और बहुत ही अजीबोगरीब बात लिखने वाला हूँ जो सेल्फ अंडरस्टूड है वैसे तो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? रिमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये वाला, ये भी कुछ सवालों में अपने को हेल्प करेगा। रिमार्क इज कि स्मॉल r is the smallest positive integer to which a is congruent mod n, ठीक है? congruent mod n। होल्ड करके इस पूरे को एक ही जगह लिखना चाहता हूँ। mod n, ठीक है? ठीक है, ये वाला एक लाइन इसको एक बार पढ़ो, देखो तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा भी आगे sir. आगे। ओके, अब मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, देखो एक नंबर है n, एक नंबर है, ऑब्वियसली a को n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा या फिक्स रहेगा? Fix रहेगा. फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। तो a को n से डिवाइड करने पे कुछ एक रिमाइंडर आएगा। r वो दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको n से डिवाइड करने के बाद में वही रिमाइंडर आएगा जो a को n से डिवाइड करने के बाद आएगा, ठीक है? मतलब a को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर जनरेट होगा वो रिमाइंडर ना दुनिया में बहुत सारा नंबर होगा जिसको n से डिवाइड करने पे फिर से जनरेट होगा, लेकिन उन सारे नंबर्स के कलेक्शन में, ठीक है, जिनको n से डिवाइड करने के बाद में सेम रिमाइंडर जनरेट हो which is generated when a is divided by n, उन सारे नंबर्स के कलेक्शन में r will be the smallest number। ये फील आया नहीं फील आया? बताओ एक बार। हाँ sir. ओके, मैं ऐसे ही एक बार कुछ कहता हूँ, ठीक है? थोड़ा हाइपोथेटिकल है, ध्यान से सुनना क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। सपोज करो कि a को n से डिवाइड करने पे द रिमाइंडर केम आउट समथिंग टू बी 3, ठीक है? अभी दुनिया में देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट अदर नंबर्स जिनको n से डिवाइड करने के बाद में द रिमाइंडर विल बी। ये चीज फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा है? बताओ। हाँ sir. हाँ सर। सारे नंबर्स के कलेक्शन में बेटा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन होगा? A. एक खुद। ये बात क्लियर? नॉट क्लियर? Yes sir. आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट। अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। एक बार सब लोग बताओ, पक्का यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया ना? एकदम बढ़िया से। ओके हाँ सर ओके, तो एक दो और ऐसा छोटी छोटी प्रॉपर्टी सबको लिखते हैं। ये 3 नंबर प्रॉपर्टी था, फिर 4 नंबर पे
वी कैन टॉक अबाउट दिस। नॉनसेंस है वैसे तो, बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन, इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। एक ही बात है दोनों। तो इसका मतलब भी यही है कि ए को एन से डिवाइड करो चाहे बी को एन से डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब भी वही है कि बी को एन से डिवाइड करो चाहे ए को एन से डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आएगा। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ आगे सर। आगे 5 नंबर पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो। इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन, ठीक है, देन माइनस ए कॉन्ग्रुएंट माइनस बी मॉड एन। वैसे मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा सेंस बता देता हूँ क्या मीनिंग है इसका। इसका मतलब तो हम भली भांति जानते हैं अच्छे से। ए को एन से डिवाइड करो या बी को एन से डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आएगा। और अगर ये ट्रू है तो अपन कह सकते हैं कि माइनस ए कॉन्ग्रुएंट माइनस बी मॉडुलो एन, मतलब माइनस ए को एन से डिवाइड करो चाहे माइनस बी को एन से डिवाइड करो, दोनों केस में सेम रिमाइंडर आएगा। तो 5वां पॉइंट समझ में आया? बोलो हाँ यार। हाँ सर। 6th point, if A congruent B modulo n and B is also congruent C modulo n, then we can say A is congruent to C modulo n। मीनिंग क्या है थोड़ा फील लो, बहुत इजी, प्रूव नहीं करेंगे, सेंस समझ सकते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है आप लोग बताओ थोड़ा। A divided by N is equal to B divided by N. ये बोलना तो गलत होगा बेटा कि E डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू B डिवाइडेड। दोनों का Remainder of A दोनों का divided- रिमाइंडर सेम हो। दोनों का जब n से डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। सेम रिमाइंडर आएगा, करेक्ट। और यहाँ इसका क्या मतलब? B को N से डिवाइड करना। को एंसर बैठे से आप कहना चाह रहे हो शायद कि बी को एन से डिवाइड करेंगे और सी को एन से डिवाइड करेंगे तो दोनों टाइम पे अलग अलग रिमाइंडर आएगा या सेम रिमाइंडर आएगा? सेम रिमेन सेम रिमाइंडर सेम आएगा। रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर आएगा। तो क्या इन दोनों पॉइंट को मर्ज करने पे अपन ये कह सकते हैं कि ए को जब एन से डिवाइड करेंगे और जब सी को एन से डिवाइड करेंगे तो भी सेम रिमाइंडर आएगा? और हाँ और उसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या कि ए हाँ, को एन सर। से डिवाइड करो या सी को एन से डिवाइड करो तो सेम रिमाइंडर आएगा? बोलो आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? R is तो ये था 6। तो ये हो गया बेटा जनरल प्रॉपर्टीज का कलेक्शन। बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग ही है कॉन्ग्रुएंट मॉडलों का, और कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं थे इसमें, ठीक है। अब अपन एक नए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। ये यहाँ पर हो गया समाप्त। नेक्स्ट लेट अस मूव टू अ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अभी इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, प्रूफ डिस्कस करना मतलब नहीं फिजिबल है यहाँ पर, इसलिए प्रूफ नहीं डिस्कस करेंगे। सेंस लेकिन आई विल ट्राई टू इम्पार्ट, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझाऊं। देखो, इफ पहले एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एनी इंटीजर, सपोज करो कि ये लोग कोई भी इंटीजर है, and n is a positive integer. N is a positive integer. Then number 1, a plus b modulo n congruent a modulo n plus b modulo n, ठीक है।
क्वेश्चंस करने के हिसाब से अपन यहाँ पर ये याद रखेंगे। जैसे बचपन का एक चीज याद, कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि a प्लस बी होल्डिंग इनसाइड ब्रैकेट इनटू x, तो इसको अपन क्या सोचते थे, ax प्लस बी। plus bx. एक तो ये थॉट होता था, और कभी बेटा अगर ऐसा लिखा हुआ रहता था कि सपोज करो कि az प्लस bz, तो क्या अपन z कॉमन भी ले सकते थे जरूरत पड़ने? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कहने का मतलब है कि हम फ्यूचर में अपने जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। अगर दो नंबर्स एक दूसरे से एडेड है और बाहर काइंड ऑफ मॉड्यूलो n लिखा हो, तो वैसे तो इसका एक्चुअल मीनिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन आप उससे इसको रिलेट करके सोच सकते हैं कि हम अगर चाहें तो हम मॉड्यूलो n अंदर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए पे और बी पे, और रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो उसको, और आप कभी कभी कॉमन लेने के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि अगर ए के साथ मॉड्यूलो n चिपका हुआ है, बी के साथ मॉड्यूलो n चिपका हुआ है, तो आप ना काइंड ऑफ उसमें से मॉड्यूलो n को कॉमन ले, मॉड्यूलो n बाहर चला जाएगा और अंदर बचेगा ए प्लस। तो इस साइड से इस साइड, यानी कि राइट से लेफ्ट के तरीके से भी सोचेंगे कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ने की, और कभी कभी अपन लेफ्ट से राइट के तरफ के हिसाब से भी सोचेंगे। ठीक है, अभी लेफ्ट से राइट सोच के इसको अप्लाई करना है या राइट से लेफ्ट सोच के इसको अप्लाई करना है, दैट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, वो अपने को नहीं पता, लेकिन इन दोनों सेंस में इसको सोच सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। दो नंबर पे बेटा, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो n लिखा हुआ है, ठीक है, देन वी कैन आल्सो राइट a प्लस t कॉन्ग्रुएंट b प्लस t मॉड्यूलो n, मॉड्यूलो n। इसको थोड़ा सा देखो इसका क्या मतलब कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n अगर हुआ, तो आप a में एज वेल एज b में कोई नंबर k ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल दे विल बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n। मीनिंग ये है, इसका मीनिंग तो पता ही है मेरे को कि a को n से डिवाइड करो चाहे b को n से डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आएगा। तो आप ये भी सोच सकते हो कि दोनों में, a में एज वेल एज b में, अगर आप सेम नंबर k ऐड कर देते हो, उसके बावजूद भी अगर आप a प्लस k को n से डिवाइड करो या b प्लस k को n से डिवाइड करो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से स्टिल सेम रिमाइंडर आएगा। क्या इस प्रॉपर्टी का सेंस समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर बेटा थर्ड वाले पे चलते हैं। इफ a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n एंड c कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो n, तो आप डायरेक्टली इस टाइप के दो स्टेटमेंट को काइंड ऑफ ऐड जैसा कर सकते हैं। ठीक है, देन a प्लस c कॉन्ग्रुएंट b प्लस d मॉड्यूलो n। ठीक है, सेंस इसका मैं बताऊं या समझ में आ गया आप लोग को? बताओ एक बार हाँ। स्टूडेंट्स सेंस क्लियर है इसका बेटा? एक बता दीजिएगा। ओके, ए बराबर। हाँ, सेंस वही है बेटा, जैसे इसका मतलब है कि a को n से डिवाइड करो या b को n से डिवाइड करो, दोनों टाइम पे सेम रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब है कि c को n से डिवाइड करो या d को n से डिवाइड करो, उस टाइम पे सेम रिमाइंडर आएगा। और इसका मतलब है कि a प्लस c को n से डिवाइड करो चाहे b प्लस d को n से डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आएगा। आया समझ? ओके, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर ऐड करा, वैसे अपन चाहे तो काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा रहेगा एज इट इज, इसमें लास्ट पार्ट में थोड़ा सा बदलाव कर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपन ये भी सोच सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर भी सेंस वही होगा कि इसका मतलब a को n से डिवाइड करो या b को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। इसका मतलब c को n से डिवाइड करो चाहे d को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। और इसका मतलब
कि a माइनस सी को n से डिवाइड करो या b माइनस d को n से डिवाइड करो, दोनों केस में रिमाइंडर विल बी सेम। क्या ये चारों बात समझ में आया? बताओ एक बार। ये था सारा का सारा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, मतलब ऐसा ये सब सारा प्रॉपर्टीज अपन क्वेश्चन करते समय यूज में लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देयर इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन का था, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। दो सेट और, एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक एक्सपोनेंट का। मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें चार्ट होता है उसमें शायद 3 ही टू। देखना ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, पहला प्रॉपर्टी ये है इसका कि ये लाइन तो समझ में आएगी आपको कि मैंने ABCD को कोई भी एक इंटीजर ले लिया है और n को मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर रखा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये एक प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाइड बाई b पूरे के बाहर अगर मॉड्यूलो n लिखा हुआ है तो दिस कैन बी स्प्लिटेड एज a को दे दो मॉड्यूलो n, ठीक है, और टाइम्स ऑफ b को दे दो मॉड्यूलो n। ये वैसा ही है जैसा मैंने आपको एडिशन के टाइम पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ कि ये हाँ सर। b को, और ये आप ऐसा याद रखना कि a इंटू बी पे जैसे मॉड्यूलो n को आप स्प्लिट कर सकते हो, फर्स्ट वाले पार्ट को भी दे दिया, सेकंड वाले पार्ट को भी दे दिया। ठीक है, और देने के बाद में ये रिजल्ट आया, जरूरत पड़ने पे हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि दोनों के पास अगर अवेलेबल है तो काइंड ऑफ दोनों में से खींच के उसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका प्रूफ बहुत अच्छा होता है, वही कि डिस्कस नहीं कर सकते हैं अभी, बहुत उसमें पेचीदा चीज सब है, बट सेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कैसे इसको यूज किया जाए क्वेश्चंस के अंदर? हाँ सर। सो अभी तक हम लोग जितना भी देखे उसके अंदर कॉन्ग्रुएंस यूजुअली ओके, इस पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो। ठीक है, इसको मैं एक बार और कह लेता हूँ बेटा, इसको इसी सेंस में आप लोग याद रखना। ठीक है, प्रूफ में नहीं दिखा पा रहा हूँ बट उपाय नहीं है। ठीक है, बस इसी सेंस में याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर अगर a इंटू बी लिखा हुआ है, बाहर मॉडर्न लिखा हुआ है, तो आप उसको a में और b में बांट सकते हो, काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बीच में भी इंटू रहेगा। और दूसरा सेंस ये है कि अगर a के पास मॉडर्न है, b के पास मॉडर्न है, तो दोनों में से आप मॉडर्न चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अगर कॉमन लेके इसको बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा ही पॉइंट है कि इफ a congruent b mod n and c congruent d mod n, ठीक है, अगर ऐसा है इस सिचुएशन में अपन इन दोनों स्टेटमेंट को काइंड ऑफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से याद रखना कि देन AC congruent to BD mod n। सेंस इसका वही होगा कि इसका मतलब a को n से डिवाइड करो, b को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। इसका मतलब c को n से डिवाइड करो, d को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। और इसका मतलब AC को n से डिवाइड करो, BD को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। ठीक है, समझ में आया सेकंड वाले का सेंस? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का कि इफ a congruent b mod n, तो कॉन्ग्रुएंसी के दोनों तरफ आप a और b को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन a k congruent b k mod n, where k is any positive इंटीजर। ये पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी ले सकते हो। k is any integer, k is any integer, k is any integer। ठीक है, इसका भी बहुत ही सिंपल सेंस है कि इसका मतलब तो वही a को n से डिवाइड करो, b को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। और इसका मतलब कि a इंटू k को
n से डिवाइड करो या b इंटू k को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। और k यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर दे सकते हैं, a को भी मल्टीप्लाई कर दो, b को भी मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अपना मल्टीप्लीकेशन का भी सारा प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाता है जो अपने को यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अभी थोड़ा सा बात करेंगे लास्ट एक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। इसमें एक ही प्रॉपर्टी, ज्यादा लंबा नहीं है ये, उसको डिस्कस करके आज की क्लास को रैप अप करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जस्ट इन द वर्ड विल बी एक्सपोनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये स्टेटमेंट सेम ही ले सकते हैं, इनफैक्ट इतना बड़ा इसमें चाहिए भी नहीं मेरे को। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी लिया हो, अभी वाले में सिर्फ ए बी ही चाहिए, सी डी नहीं। इफ ए कॉमा बी आर एनी इंटीजर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन ए की प्रॉपर्टी देखें कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो n, ए की प्रॉपर्टी है इसमें, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो n, देन आप ए का कोई भी पावर, कोई भी पॉजिटिव पावर रीच करो, बी का कोई भी पॉजिटिव पावर रेज करो, और ये लोग भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में, वेयर k is any positive integer। ठीक है, बाकी सारे एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन किए जो है वो एनी इंटीजर हो सकता था। यहाँ पर ये थोड़ा खास बात है, इसको अपन याद रखेंगे कि ये जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, कि इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसका भी सेंस समझ लो कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो n का सेंस तो पता ही है अपने को कि ए को n से डिवाइड करो या बी को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी सेम। अब आप ए को किसी पॉजिटिव नंबर के पावर से रेज करो और बी को भी उसी पॉजिटिव नंबर के पावर में रेज करो, तो रेज करने के बाद यानी कि ए पावर के और बी पावर के को भी जब आप n से डिवाइड करोगे, इसको जब n से डिवाइड करोगे और इसको जब n से डिवाइड करोगे, दोनों टाइम पे आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, क्या इसका सेंस समझ में आया सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir.